सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ्स लगाए गए। फिर उन टैरिफ्स में काफ़ी सारे ममालिक को 90 दिन की एक्सटेंशन मिल गई है। और इस 90 दिन के दौरानिए के मिलने का मतलब ये है कि जो जिन ममालिक के माशी हालात इसकी वजह से थोड़ी ख़राबी की जानिब जा रहे थे, अब उनके पास संभलने का और स्ट्रैटेजी बनाने का एक मौका है। हमने देखा पाकिस्तान में सारे मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं। और पिछले चंद सालों के मुकाबले में जो FDI के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फिगर्स थे वो भी कुछ बेहतरी की जानिब हमें जाते दिखाई दिए इस फिस्कल ईयर में खासतौर पर। और फिस्कल ईयर के 9 माह में अब तक तकरीबन 1.7 अरब डॉलर्स की FDI हमारे मुल्क में अभी तक आ चुकी है। तो इस एतबार से अंदाज़ा और उम्मीद यही है कि 2 अरब डॉलर से ये एक्सीड कर जाएगी। और इस साल जो फिस्कल ईयर है वो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा जाने के बाद आइंदा सालों में चूँकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अब हम करने जा रहे हैं और बड़े बड़े एग्रीमेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने जा रहे हैं, तो इस सिलसिला आगे कामयाबी के साथ जारी व सारी रहेगा। अब इस वक्त इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है और कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ से बड़ी FDI आ सकती है, इस पूरी सूरत पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वजीर हैं, सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतर तौर पर हमें समझा सकते हैं कि गुड FDI होती क्या है और पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त कितनी FDI की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं जो 73 कंपनीज़ हैं ये मुख्तलिफ बड़े ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट हासिल कर रही हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का फिगर पिछले 6-8 माह का जो फिस्कल ईयर है इसमें जो हासिल हुआ है वो उसमें हमें कोई बहुत बड़ी बेहतरी या इजाफा नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं जब सारे मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त अंडर कंट्रोल हैं फिर भी FDI हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ कंपनीज बढ़ रही है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि लोग जो हैं इनफॉर्मल कारोबार से फॉर्मेलिटी की तरफ आ रहे हैं। और कोई भी जो अगर आपने इंटरनेशनल काम करना हो तो लोग रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रेगुलेटेड कंपनियों के साथ करने को तरजीह देते हैं रादर देन इंडिविजुअल्स के साथ डील करने को। पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स को भी कॉर्पोरेट एंटिटी बनाने का इजाज़त है, जिससे आपने जिक्र किया, तो वो कंपनियां तो वन मैन कंपनी होती हैं, बट जो प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टेड हैं वो अच्छी चीज़ है। अब आते हैं FDI जो है हमारा उसका एक ऑब्सेशन है और हम कोई एक बड़ी डील करना चाहते हैं, हमारी जो सियासी एलीट है। देखिए, FDI आएगी जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, FDI आएगी पहले आपका अपना इन्वेस्टर एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, फिर लोगों को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू होता है, फिर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के 3-4 अभी हमारे बॉटलनेक्स हैं बहुत बड़े, जिसके अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म रूपी बेस्ड फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा जो आपकी ओवरऑल रूल ऑफ लॉ प्रॉपर्टी राइट्स हैं कि अगर आपके ज़मीन है उसकी क्लियर ओनरशिप मिल पाती है नहीं मिल पाती है। हमें इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है कि इंसेंटिव क्रिएट करें कि आपको सस्ता पैसा भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का मिलेगा, आपके लिए लोकल पार्टनर्स भी तैयार हैं जिनको इस मार्केट की समझ है। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के तहत काम करते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ा एतबार बढ़ना शुरू होगा। जस्ट एमिंग कि किसी बड़ी जगह बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए, वो आपकी सियासी विश तो हो सकती है, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर हमें FDI को अगर लाना है तो कुछ ये सख्त और बड़े फोकस्ड इक़दामात करने पड़ेंगे। तो हारून साहब, ये जितनी बड़ी तादाद में कंपनीज़ खुद को लिस्टेड कर रही हैं, रजिस्टर हो रही हैं, इसका मतलब लोकल इन्वेस्टर्स का तो इस वक्त एतमाद है मार्केट पर। और ख़ासतौर पर चंद एक शोबे जैसे IT का शोबा है, 552 नई कंपनीज इसमें आ गई हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल की है। 16 से 18 अरब डॉलर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 65 नई कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। तो ये जो नए शोबे हैं, जो नए सेक्टर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बहुत तेज़ी से बना रहे हैं। तो अब आगे मईशत का दारोमदार इन्हीं शोबों पर चलना है, IT और माइनिंग वगैरह पर। देखिए, बात यह है कि हमें पहली चीज़ ये है कि एज पॉलिसी मेकर्स जो हमारे हैं उनको पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज को एक फ्यूचरिस्टिक लुक से डिफाइन करने की जरूरत कि हम बाकी ममालिक से कहाँ अच्छे हैं। आज नहीं, आज से 25 साल बाद बहुत सी दुनिया के अंदर, जैसे आप समझते हैं, AI बेस्ड डिसरप्शन आ रही है, कंपनीज बंद हो रही हैं। सो जो फ्यूचर में डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का सेक्टर हमारा
एक कंपैरेटिव एडवांटेज बन सकता है। हमारे पास यंग लोग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, बेसिक आईटी की ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो आई थिंक इसमें मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमारा दूसरा कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर में बनता है। सो इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि देखे कि वो ओल्ड स्कूल जो पाए है जीडीपी की, उसी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या जहां मौके ज्यादा है फ्यूचर में, नॉलेज इंडस्ट्री है, क्रिएटिव इंडस्ट्री है, स्किल्स की इंडस्ट्री है और सर्विसेज है। हमारा जो हमें खाली जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाना है, हमें इन सर्विसेज को भी देखना है जिसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये लेकिन ये काम हुकूमत का है कि तरजीहात बनाए, सब कुछ हम नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखिए कि जो बाहर का इन्वेस्टर वहीं आना चाहेगा, आजकल के सिक्योरिटी और दूसरे हालात में वो रिलोकेट नहीं करते, लेकिन अगर उनको अच्छा पार्टनर मिल जाता है जो यहाँ 70 साल से काम कर रहा है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें जॉइंट वेंचर को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स लाने चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग लोगों का भी रिस्क कम हो और टेक्नोलॉजी भी आए और पार्टनर्स का भी एतमाद बढ़े प्राइवेट सेक्टर पे। चीन है, जैसे चीन के आपने देखा पिछले दिनों पिछले साल उनके ऊपर अटैक्स हुए लोगों पर, तो आप यहाँ लोकल वर्कफोर्स के साथ उनका पार्टनरशिप कराइए, अच्छे ग्रुप्स के साथ कराइए, पैसा दें सस्ता वहां पे जैसे सीपेक में आता था। तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप समझते हैं कि आके नए फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएंगी इन हालात में जब लॉन्ग टर्म मनी भी नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के भी हैं, उसको भी वक्त लगेगा। सही। तो हारून साहब, अभी ये जो अमेरिकन टैरिफ फैक्टर है, ये इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? इससे ज़रा एक मार्केट तो यूएस की मार्केट तो किसी हद तक श्रिंक हो ही जाएगी। अब ये इसको एक चैलेंज के तौर पर लें, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें कि अभी तो चलें पाकिस्तान के ऊपर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ कम टैरिफ लगाए, तो इसका पाकिस्तान को दरअसल फ़ायदा होने जा रहा है या पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की तरह बहरहाल किसी न किसी हद तक नुकसान तो उठाएगा इसका? ये जो आपका सवाल बड़ा अहम है और ये पॉलिसी चॉइसेस हैं जो कि हमारे डिसीजन मेकर्स को लेनी है। आया आप सिर्फ अमेरिका की मार्केट को साल्वेज करना चाहते हैं और उनसे निगोशिएट करके अपनी 5-6 अरब रुपए की एक्सपोर्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, और आप अपने आप की कंपेटिटिवनेस में और एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करके कुछ साल डेढ़ के बाद बाकी ममालिक का शेयर लेना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी प्रोडक्ट्स और मार्केट्स को डिवर्सिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा जो लोग हमारी चीजें खरीदते हैं वो भी बहुत कम है और हम चीजें बनाते भी कम हैं। तो अब ये गवर्नमेंट के पास चॉइसेस हैं। अगर मैं चॉइस पिक करूं तो मैं डाइवर्सिफिकेशन की चॉइस पे जाऊंगा। हमारा कोई एक्सपोर्ट बेस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम अभी खित्ते के अपने ममालिक हैं, ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, चीन है, सऊदी अरब है। अगर हम उसको देखें तो आराम से कुछ 25-30 अरब डॉलर की गुंजाइश निकल सकती है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास बेचने के लिए कंपेटिटिव प्रोडक्ट। वहां इन्वेस्टमेंट कंपेटिटिवनेस पे जानी है, बिकॉज ओवर द इयर्स ये नोज डाइव कर गई। आपको ये जो जियोपॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मार्केट एक्सेस है, इसका दौर गुजर गया है। हमें अब कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स को ऐसे सेक्टर्स की जहां हमारा अल्लाह ने कंपेरेटिव एडवांटेज दिया है, उनको तरजीह बना के डिवर्सिफाई कर। अब ये काम ब्यूरोक्रेसी या सियासत, जो सियासी लोग हैं उनकी कैपेबिलिटी के लिए मुश्किल है। हमें स्पेस क्रिएट करनी है वर्ल्ड क्लास लोगों की, आईटी के, एग्रीकल्चर के, जो आके हमें बताएं कि बाकी दुनिया में उन्होंने कैसे किया। अब ये स्पेस अगर तो ब्यूरोक्रेट उनको सेकंड गेस करते रहेंगे, फिर वो लोग नहीं आएंगे। अगर उनको इज्जत मिलेगी, स्पेस मिलेगी, बिल्कुल आएंगे। पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है और खित्ते में हम कल को बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर की तरह इस वक्त पाकिस्तान में भी सोने की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही है। जो ताज़ा तरीन इजाफा हुआ है वो 8,100 रुपये का हुआ है और उसके बाद अब 3,57,000 की सतह को भी इस वक्त एक तोले की वैल्यू अबूर कर चुकी है। तो अब लोगों के जहनों में इस वक्त ये सवाल है कि क्या ये बेहतरीन टाइम है सोना खरीदने का, या फिर ये बेहतरीन टाइम है सोना बेचने का, जिन लोगों के पास पहले से काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो अब ये भी इस वक्त लोगों को कन्फ्यूजन है कि कहाँ तक जाएगा ये फिगर, जाकर कहाँ रुकेगा और फिर क्या उसके बाद वापस इसमें कोई डिक्लाइन आएगा या वहाँ
वहाँ पर ये कीमत स्टेबल रहेगी? और क्या 4 लाख का जो एक नफसियाती फिगर कह लें एक साइकोलॉजिकल जो फिगर है, क्या उसको अबूर करने में आने वाले दिनों में ये कामयाब होगा या नहीं? और ये जो इसकी बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं, उसकी बुनियादी अवामिल क्या हैं, और कब तक वो अवामिल इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे? इस पूरी सूरत हाल रहेंगे। शान सईद साहब गोल्ड एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, हम रोज़ाना देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 8,000, उससे पहले कभी 10,000, कभी 7,000 कुछ रुपए, फिर कभी 1,800, एक बड़ा इजाफा सोने की कीमत में हो रहा है। कुछ अरसे में 3 लाख क्रॉस किया इसने, और अब ये पाकिस्तान में 3.5 लाख से भी ऊपर जा चुका है। कहाँ जाकर ये रुकेगा? मेरा ख्याल है इस वक्त जो है सोने की प्राइस और बढ़ेगी, और जो लोगों की रिस्क एपिटाइट है, जो लोग समझते हैं कि वो, क्योंकि सोना चांदी ये हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं। पिछले 24 घंटों में गोल्ड की जो प्राइस है वो $100 इंक्रीज कर गई है। गोल्ड की जो इस वक्त वैल्यू है साल की, वो ग्रोथ जो है वो 32% है, और पिछले साल हमने देखा था गोल्ड की जो ग्रोथ थी वो 26% थी। और इस साल गोल्ड की जो ग्रोथ है उसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि गोल्ड की जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आपने देखा होगा डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर जो YTD है ईयर टू डेट उसकी डिक्लाइन है, वो तकरीबन 8.5% है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इक्विटी और बॉन्ड मार्केट जो शेक करी है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं वो गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन ले रहे हैं। मैंने पिछले दिसंबर में मलेशिया के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गोल्ड की प्राइस 2025 में 3,000 से $5,000 हो जाएगी, और आज हमने देखा कि $3,500 गोल्ड टच करके वापस आया, और इस वक्त $3,452 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है गोल्ड की प्राइस में मजीद इजाफा होगा, और जैसे जैसे डॉलर डेप्रिशिएट करेगा वैसे वैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती जाएगी, और जो लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है। बेचने की इस वक्त जरूरत नहीं है। क्या पता है साल के आखिर में गोल्ड जो है, मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ $4,000 और $5,000 के दरमियान ट्रेड करेगा। अच्छा, यानी अगर इसको हम फिर पाकिस्तानी इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट कोई 4.5 लाख या 4.5 लाख रुपए फी तोला तक भी जा सकता है। बिल्कुल, इसके आसपास जो है वो गोल्ड ट्रेड करेगा। इसी वजह से आपका पाकिस्तान गोल्ड कस्टमर वो इतने, क्योंकि बहुत महंगा जा रहा है, लोगों की जो है वो रीच से बाहर होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है गोल्ड की प्राइस इस तरह बढ़ती रहेगी। और जैसे मैंने कहा, गोल्ड और सिल्वर, अगर कोई गोल्ड नहीं ले सकता तो वो सिल्वर में पोजीशन लेते हैं। सिल्वर का मशहूर है, सिल्वर इज अ पुअर मैन्स गोल्ड। तो सिल्वर की भी इसके प्राइस जो है $32 पर आउंस है। सिल्वर भी अट्रैक्टिव है। तो जो लोग, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहूँगा कि जो लोग गोल्ड नहीं ले सकते, जो समझते हैं गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, वो सिल्वर में, प्योर सिल्वर में पोजीशन ले। सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत है, और जिस मेटल की इंडस्ट्रियल यूजेज ज्यादा होगी उसकी जो प्राइस वो भी सॉलिड रहेगी अगले 2-3 साल में। अच्छा, अभी जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, बताइएगा इसमें रिस्क फैक्टर कितना होता है? आमतौर पर तो हमने देखा है कि इसकी वैल्यू या तो बढ़ती है या एक जगह ठहराव आ जाता है उसमें। इसमें कमी तो बहुत कमी ऐसा दिखने में आया कि कभी हो सकती हो। तो ये इस बार भी उम्मीद यही है कि ये रिवर्स तो नहीं होगा, कोई बड़ा डिक्लाइन तो नहीं आएगा इसमें अपने पीक पर जाने के बाद? गोल्ड इस वक्त अपनी थर्ड बुल रन में है। पहला बुल रन आया था 1971 से 1980 तक, जब गोल्ड की प्राइस 1971 में $35 पर आउंस थी, और 20 जनवरी 1980 को गोल्ड की प्राइस $850 हो गई। तो ये 2328% इंक्रीज था इन स्पैन ऑफ 9 इयर्स। दूसरा जो बुल रन आया वो 1999 से 2011 तक, जब गोल्ड की प्राइस $275 पर आउंस थी 1999 में, और 6 सितंबर 2011 को गोल्ड की प्राइस थी $1,923 पर आउंस। और ये थर्ड बुल रन है जो हम देख रहे हैं, जो 16 दिसंबर 2015 को शुरू हुआ है, जब गोल्ड की प्राइस $1,050 थी। और अब हम जब बात करें तो गोल्ड की प्राइस $3,452 पर आउंस है। तो ये थर्ड बुल रन जो है ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और एक रीसेंट फोरकास्ट आई है, उसमें यही कहा गया है कि गोल्ड की प्राइस अगले 2 से 3 साल में $10,000 पर आउंस भी ट्रेड कर सकती है।
अच्छा जनाब, ये जो एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, इसकी वैल्यू आगे बढ़नी ही है, लेकिन एज बिजनेस पर्सन अगर कोई जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं, जो ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं, उनके एतबार से ये जो इस वक्त ये एक हाइप आ रही है, ये जो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, कैसा है? चूँकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जब कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है इस सिलसिले में एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद, तो वो ख़रीदने के काबिल ही नहीं रहेगा, तो ये ज्वेलर्स का कारोबार कैसे चलेगा? मेरा ख्याल है ज्वेलर्स का कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन बहुत स्मार्ट हैं, वो हमेशा से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करती हैं। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी वालदा और मेरी 7 खाला और मेरी 35 फीमेल कजन्स, ये ख़वातीन सारी गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो मेरा ख्याल है ज्वेलरी शॉप का बिजनेस कभी कम नहीं होता, कभी कम होगा। और जो ज्वेलर्स हैं वो हमेशा जो है वो एक प्राइस इंक्रीज से फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट रन में शायद गोल्ड में थोड़ा सा कस्टमर्स ना आए, लेकिन लॉन्ग रन में फिर लोगों के पास पैसा आता है। और हमारे कल्चर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका कि हमारी जो ख़वातीन है वो बड़ी स्मार्ट है और वो खाली टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन लेती हैं, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट में, तो वो दोबारा मार्केट में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, गोल्ड एक्सपर्ट, हमारे से गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजूद शामिल करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। टैक्स कलेक्शन ज़ाहिर है कि किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितनी ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होती है, हुकूमत के लिए तरक्याती और तामीरी मनसूबों पर अमल करना उतना ही आसान हो जाता है। अब FBR को मौजूदा माली साल के इब्तदाई 9 माह में तकरीबन 700 अरब रुपए से ज़ायद के शॉर्टफॉल का सामना है और अब ये शॉर्टफॉल बढ़ता भी जा रहा है। सिर्फ मार्च के महीने का, हम एक महीने का शॉर्टफॉल देखें तो तकरीबन 100 अरब के करीब है। इसका मतलब कि फिस्कल ईयर एंड होते होते ये फिगर कोई 1000 अरब के करीब भी जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसे मौके पर FBR के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया है और ये कहा है कि गुज़िश्ता साल के निस्बत टैक्स कलेक्शन में 27% का इजाफा हुआ, जो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन बहरहाल अब ये भी देखना है कि जो टारगेट सेट किया था उससे शॉर्टफॉल काफ़ी ज़्यादा है और पिछले साल के कलेक्शन के मुकाबले में कलेक्शन ज़रूर इस बार बढ़ी है। तो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले FBR अफसरान को अवामी पजीराई मिलेगी, उनकी तरक्की होगी, माली फ़वाइद भी उनको दिए जाएंगे, जबकि नाअहल अफसरान को की सज़ा को यकीनी बनाया जाएगा। अब इससे टैक्स के निज़ाम को मुल्क की तकाज़ों के मुताबिक करते हुए मुल्क की आमदन में इजाफे के लिए ढाला जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने टैक्स सिस्टम, कस्टम और सेल्स टैक्स समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में ज़ेरे इल्तवा अरबों रुपए मालियत के टैक्स के मुकदमात निपटाने के अमल की रफ्तार तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और सार्फिन की सहूलत और टैक्स बढ़ाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मार्च 2025 के लिए सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज रिटर्न जमा कराने की तारीख में 25 अप्रैल 2025 तक की तौसी कर दी है। तो अब ये देखना है कि ये सिस्टम अब किस तरह से काम करेगा, कैसे ये तयन होगा कि किसकी कारकर्दगी बेहतर है, तो तमाम फ़वाइद दिए जाएँ, किसकी कारकर्दगी में नाअहली सामने आती है तो उसको उसकी सज़ा का तयन किस तरह से किया जाएगा। हमाइद अशफाक तौला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमाइद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये 700 अरब के शॉर्टफॉल पर हम अभी खड़े हैं, अभी 3 माह के फिगर्स आना बाकी हैं। साल ख़त्म होते होते हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे और ये जो सिस्टम नया प्राइम मिनिस्टर ने जिसको लॉन्च किया है, क्या ये FBR की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मुआविन साबित हो सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये शॉर्टफॉल जो है ये तो एक्सपेक्टेड था ही, इसका क्वांटम ज़ाहिर है एक ज़ेरे बहस था साल के शुरू में कि किस हद तक शॉर्टफॉल आएगा। मेरी एस्टिमेट्स के मुताबिक जो उस वक्त के इनकी प्रोजेक्शन थी भी, उस वक्त भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 500 to 600 बिलियन का उस वक्त शॉर्टफॉल था। मैं आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ। मुझे नहीं पता किस बेसिस पे ये प्रोजेक्शन करी गई थी। अब अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें कि इसको हमें IMF से एग्री करवा के, बात तो यही आ रही है बज़ाहिर मीडिया में कि 600 बिलियन डाउनवर्ड रिवाइज करवाना पड़ेगा टारगेट को, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस थी जो है इट वाज फार अवे फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी। तो वो क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी इक्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड कि जो इकोनॉमिक इक्वेशन बनती है, जब वो प्रोजेक्शंस इनकी पूरी नहीं हुई तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू पे हिट मिला। मगर बात ये भी नहीं है सर, बात ये है कि आप कब तक जो है ना एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जो है वो आप निचोड़ते रहेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर को जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, आप जो है देखें, आप सुपर टैक्स लगा दिया इन्होंने 2022 में, ठीक है, 2020-21 में मुश्किल से 0 रेट हुआ था। इनफैक्ट 2016 में अगर आप जाएं तो ये तो इंट्रोड्यूस हुआ था
जो रिहेबिलिटेशन ऑफ जो जो स्वात में जो लोग थे उनके लिए एज अ वन टाइम मेजर इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ, फिर एक्सटेंड होता गया। 2020-21 में ये मुश्किलों से जब जीरो रेट हुआ इंडिविजुअल्स पे, तो 2022 में जो है फाइनेंस एक्ट के तहत एक नया सुपर टैक्स आ गया, जिसके तहत जो है वो अप टू 4% रेट्स थे। फिर 23 में वो एक्सटेंड करके 10% पे कर दिए, पूरा एक स्लैब रेट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो देखें, ये तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, अगर आप इनको मजीद जो है इन्हीं से रेवेन्यू इकट्ठा करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादती है, नाइंसाफी भी है इनके साथ। जब तक आप टैक्स नेट ब्रॉडन नहीं करेंगे, ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जैसे आपने बोला, परफॉर्मेंस मेजरिंग यूनिट बना दिया है, वेरी नाइस, गुड इनिशिएटिव, मगर मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या एफबीआर के पास, या क्या चले एफबीआर छोड़े, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह एनालिसिस है कि ऑफिसर्स कितने ऑर्डर्स पिछले 4 साल में कर चुके हैं, कितने ऑर्डर्स जो हैं वो सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस जिसको हम बोलते हैं कि हाई कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स या सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किए हुए उन इशूज़ को, उनमें से कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो उन जूरिस्प्रूडेंस की खिलाफ वर्जी में और कितने ऑर्डर फेवर में। जवाब वहीं मिल जाएगा आपको, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरिट्स में तो जाने की उसके बाद ज़रूरत पड़ती है कि जहाँ पे जो प्रोसीजरल लॉ है वो फॉलो हुआ हो, जो है टैक्स ऑडिट के जो कवानीन है या जो 122 के कवानीन है वो फॉलो हों ना हो, पहले तो वो एक लिस्ट बनाए। सही है, आप बड़ी अच्छी बात आपने कही इब्तिदाइये में कि जी जो अफसर जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं उनको सराहा जाएगा, जो ना अहल है उनको फिर सजा दी जाएगी। लेकिन देखिए, ना अहली की डेफिनेशन भी होनी चाहिए ना। ना अहली से ये नहीं है कि जी ठीक है करप्ट ऑफिसर था तो उसको आपने निकाल दिया है, सजा दे दी। अहल की डेफिनेशन भी ये नहीं है कि जी ठीक है करप्ट ऑफिसर है लेकिन अहल है तो उसको नवाजो, ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस। ठीक है, करप्शन तो एफबीआर में आम जाम सी बात है, करप्शन तो है, उसको तो आपको पहली सूरत सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर करप्ट है तो उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, विद दैट बीइंग सेड, देखें काफी ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो रोज डिपार्टमेंट जाना है, काफी ऑनेस्ट ऑफिसर्स अच्छे हैं, बात भी समझते हैं, मगर उनके साथ अनफॉर्चुनेटली इशू ये होता है कि वो बेचारे जो है ना वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते, क्योंकि ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो अपनी जो है ना रोजी हलाल कर रहे होते हैं। वो जहाँ टैक्स पेयर को रिलीफ बनता है वो बिल्कुल देते भी हैं, जहाँ नहीं बनता वो एडवर्स ऑर्डर भी करते हैं, उनका हक है। देखें, जहाँ टैक्स पेयर ने गलत उनका हक है अफसर का कि वो ऑर्डर करे उनके खिलाफ। अच्छा उमैर साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट या एफबीआर खुद जो इस पूरी सिचुएशन को इस वक्त देख रहा है वो हाफ ग्लास फुल के तौर पर देख रहा है कि 27% का इजाफा हो गया टैक्स कलेक्शन में, 9,500 से ले जाकर इसको 12,000 पर एंड कर देंगे, लेकिन जो 13,000 के टारगेट में 1,000 का शॉर्टफॉल है, हम उसको एक हाफ ग्लास एम्प्टी के तौर पर देख रहे हैं। अब अगले साल के लिए अगर 15,000 अरब का ये टैक्स टारगेट रख लेते हैं, जो जिसके बारे में कुछ ना कुछ IMF को बताया भी गया है, तो ये 2,000 अरब का इजाफी टैक्स कहाँ से कलेक्ट होगा? 1,000 का शॉर्टफॉल अलग और फिर 2,000 उसके ऊपर मजीद इजाफा हो जाएगा। देखिए सर, जब तक ये टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं करते, फुल तरीके से एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स रजीम में नहीं लाते, रिटेलर्स को टैक्स नेट में नहीं लाया जाता, ताजिर दोस्त ला के देख लिया, नहीं कामयाब हुआ। अल्टीमेटली जो RRMC की सजेशन थी 236G और H पे, वही काम आई इनको, और बड़ा इन्होंने कोशिश करी ताजिर दो स्कीम को चलाने की, नहीं चली। और अब तो ये आम जाम सी बात है, अब तो ये भी नहीं है कि जी इन प्रोसेस है, नहीं चली। इनको प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। देखें, अगर मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, भी सुपर टैक्स जो है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऑफ कोर्स सब जुडिस मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मगर आप देखें ना सुपर टैक्स किस पे लग रहा है? सुपर टैक्स उन्हीं पे लग रहा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, जो टैक्स नेट में ऑलरेडी हैं। तो कोई ऐसा रिफॉर्म लाए ना जो टैक्स नेट से बाहर है, उनको आहिस्ता आहिस्ता इनकॉर्पोरेट करें और उनको ट्रू टैक्सेशन की तरफ ले जाएं। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जी आप परसेंटेज बेस पे जो है ना रेवेन्यू फिगर्स का टारगेट सेट करें। मेरे हिसाब से ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ये मेरी अपनी आजिज़ राय है कि जो इन्होंने पिछले 2 या 3 साल में एड हॉक रेवेन्यू मेजर्स लिए हैं, जैसे सेक्शन 7E डीम्ड इनकम का हो गया, जैसे कैपिटल वैल्यू टैक्स हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी आपके जो बिलियनर्स हैं वो टैक्स प्लानिंग के लिए ही सही बेशक, लेकिन दे आर शिफ्टिंग देयर टैक्स रेजिडेंसी अब्रॉड। तो मुल्क को तो सर नुकसान है ना। 6 महीने उससे ज़्यादा अगर हमारा एक अमीर तबका
उससे ताल्लुक रखने वाला एक बंदा वो बाहर रहता है तो हमारे मुल्क को नुकसान है अल्टीमेटली। वो जो है वो पीपल, आप ग्राउंड रियलिटी में देखें लोगों के जो सेंटिमेंट है वो यही है कि आप जो है ना वो इतने टैक्सेस लग गए तो अब लोग शिफ्ट होना चाहते हैं बाहर। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ये जो अपकमिंग बजट है ये बहुत अच्छा मौका है इस हुकूमत के लिए कि जो पिछले 3 से 4 साल की जो भी एडवर्स या एडहॉक टैक्स मेजर्स लिए गए उसकी कोर्स करेक्शन करने के लिए बहुत अच्छा एक चांस है। और अमित साहब, इस अपकमिंग बजट में क्या इतना फिस्कल स्पेस है कि जो सैलरी क्लास पर जो पिछले साल जो बहुत ज़्यादा इजाफी टैक्सेस का बोझ लादा गया है उस पर कमिटमेंट भी किया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इस बार उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। अब ये रिलीफ क्या उसी जगह पर टैक्स को बरकरार रखना होगा या कुछ टैक्सेस में कमी भी हो सकती है सैलरी क्लास पर? तो देखिए, अभी आपने खुद जो है थोड़ी देर पहले मुझे अर्ज फरमाया कि 2000 अरब एक्स्ट्रा ये बातें कर रहे हैं कि जी कलेक्ट करने के। अब मुझे बताया ना 2000 अरब की गुंजाइश है इस इकोनॉमी में एडिशनल जनरेट करने की एग्जिस्टिंग उसमें सिस्टम में, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, अब अनलेस आप करेंसी को डीवैल्यू करके इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक ऑटोमेटिक, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रेवेन्यू आ जाए इनको इन्फ्लेशन का, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मगर एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से कलेक्ट करने की मेरा नहीं ख्याल की गुंजाइश है। अगर ये प्रोजेक्शन सही है तो मुझे कोई खातिर ख्वाह रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिखता सैलरी क्लास को जिसके वो हकदार है। देखें, सिर्फ ये है कि जी अच्छा कलीमुल्ला को सलीमुल्ला करने कोई रिलीफ नहीं होता। रिलीफ अगर आपको देना है तो आप इनका टैक्स थ्रेशोल्ड 12 लाख एंड बियॉन्ड से सेट करें टैक्सेबल, क्योंकि जो अब एक आम शहरी की डिस्पोजेबल इनकम तो आप देखें उसके पास बेचारे के पास बचता क्या है। घर का किराया इतना महंगा पेट्रोल इतना महंगा। अभी आप देखें पेट्रोल जो है इन्होंने सस्ता करना था, नहीं किया। ठीक है, 2 बार ही हो चुका है जी, बिल्कुल। तो देखें ना जो मिडिल क्लास है वो किधर जाए, वो उनके पास दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। उनके पास कोई मतलब, आप मुझे एक बात बताएं ना, देखिए पैसा एक नेसेसिटी है, ठीक है, तो जब एक चीज आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचती ही नहीं है तो आप अगर बोलेंगे जी ठीक है मैं 1 या 2% टैक्स रेट कम कर देता हूँ या जी ठीक है मैं थोड़ा सा टैक्स रेट ट्वीक कर देता हूँ, आई डोंट थिंक दैट इज सफिशिएंट रिलीफ। मेरे ख्याल से इसको आपको अगर सब्सटैंशियल रिलीफ देना है सैलरी क्लास को तो या तो कोई ऐसा रिलीफ लाइन जैसे टैक्सेबल थ्रेशोल्ड इनका बढ़ा दें कि भाई जो 12 लाख तक कमा रहे हैं वो टैक्स नेट में होगा ही नहीं। अगर लेट से है तो 100 रुपये टैक्स लगा दें। अगर मुझे पता है एफबीआर वालों को ये डर रहता है कि यार अगर हम जो है उसको टैक्सेबल थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे तो हमारे जो टैक्स नेट या एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो टैक्स नेट से बाहर निकल जाएगा। तो आप 100 रुपये का एक टैक्स लगा दें यार, जहाँ के वो रिटर्न भी फाइल करें, वो टैक्सेबल टैक्स नेट में भी रहें और एक रिलीफ भी मिले खातिर ख्वाह। ठीक है, दूसरी है अलाउंसेस वगैरह हैं, आप उनकी डिडक्शन की इजाजत तो दें। उस बेचारे सैलरी टैक्स पेयर का क्या कसूर है। आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो सहूलतें फराम होती हैं उनके टैक्स पेयर्स को, आप उस मॉडल पे चल रहे हैं, लेकिन आपने वो सहूलत दी ही नहीं है उनको। देखें ना, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, चले ठीक है अब तो सड़क बन गई है, लेकिन 90% जो कराची की सड़क है वो टूटी हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है किताबी बात है कि जी एक टैक्स कलेक्ट होता है स्पेसिफिक किसी टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए नहीं होता, सही है, लेकिन मुझे एक बात बताना 90% अगर शहर की आवाम यही बोल रही है कि भाई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं होला तो फिर एक यूनिलैटरल बात हो जाती है ना। सिर्फ एक टूटी सड़क होना, पानी ना आना, गैस ना आना, ये तो एक बिल्कुल एक आप समझे एक सबका ही मसला बन गया है। बिल्कुल, या तो रूटीन और पार्ट ऑफ लाइफ ही के तौर पर अब लोग इसको लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अशफाक साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।